जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कहां तक पढ़ा दिया था? मैंने तुम लोगों को ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन फाइंड करना बता दिया था। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अंदर से रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अरे याद है कि भूल गए? लिख के दिखाऊं? ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है? बच्चों देखो, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने के लिए हमें उसकी मॉलिक्यूलैरिटी का जानना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है? एक लाइन की डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने स्पीशीज, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो क्या बोला मैंने? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। भाई रिएक्शन कब होगा पहले ये बताओ? जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कैसे और कब करेंगे? जब टकराएंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे। जब पास आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तभी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये पास आना, टकराने को हम क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? कॉलिजन। क्या बोल रहे हैं? कॉलिजन। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस आपस में आके कोलाइड कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। बात समझ में आ गई? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, अब वो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड, which must collide, which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction is called molecularity of reaction. Molecularity of a reaction. कुछ समझ में आया? किसी भी रिएक्शन में, और खास करके एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझा चुका हूं या नहीं? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं बच्चों जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होते हैं। समझ में आ गया? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो एक स्टेप में ही हो जाते हैं। लिख देता हूं बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में बता चुका हूं, तुम लोग शायद रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। ऑल दोज रिएक्शन which takes place या carry out in a single step। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, H2 प्लस O2 मिलके क्या बन गया? H2O। बैलेंस कर लोगे या करके दूं? कर दिया। एक ही स्टेप में हो गया। इसके अंदर कोई फर्दर मैकेनिज्म है नहीं, है ना? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होते हैं। बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, दोज रिएक्शंस
which does not takes place in a single step. जो सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. द नंबर ऑफ स्टेप्स या रिएक्शंस आर derived to understand the complex reaction. यानी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखने पड़ते हैं. तो समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं होता. द नंबर ऑफ स्टेप्स यानी रिएक्शंस आर डिराइव्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और इन्हीं स्टेप्स को these steps are called, और वो जो बहुत सारे रिएक्शंस तुम फर्दर लिख रहे हो वो एलिमेंट्री रिएक्शंस है. These steps are called elementary reactions. बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो एक स्टेप में हो रहा है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल है, आसान है, एक स्टेप में हो जाता है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक स्टेप में नहीं होते. उनको समझने के लिए उसका पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ता है और मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे फर्दर रिएक्शंस आते हैं, स्टेप्स आते हैं और उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस. वो जो मैकेनिज्म के अंदर फर्दर स्टेप्स आप लिख रहे हो वो क्या है? एलिमेंट्री स्टेप है. समझ में आ गया कि नहीं? अरे 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में तुमने वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े थे ना, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन पढ़े थे ना. तो वो जो स्टेप्स थे वो क्या थे? वो एलिमेंट्री रिएक्शंस थे. समझ में आ गया? तो वो सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझाने में मदद कर रहे थे. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कॉम्प्लेक्स, मुश्किल, जटिल. तो these steps are called elementary reaction which makes a mechanism for a complex reaction. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे. देखो हमारा जो टॉपिक था ना वो एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं था. आज का हमारा टॉपिक क्या था? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना बच्चों वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही काम करता है. और ये समझने के लिए आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी. डेफिनेशन ये कहती है किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं. तो जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं वही मॉलिक्यूलरिटी है. जैसे मान लो एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1. 2 स्पीशीज आपस में टकरा रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2. 3 टकरा रहे हैं तो 3. समझ में आ गया? लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किस में काम करती है बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन में. समझ में आ गया? मतलब एक सिंपल सा मैकेनिज्म, सिंपल रिएक्शन तो होनी चाहिए ना ये चीज समझने के लिए कि कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में टकरा रहे हैं. जब रिएक्शन पहले से ही कॉम्प्लेक्स है तो आप कैसे समझ पाओगे कि कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं? बात समझ में आ गई? इसीलिए आप चेक करो डेफिनेशन में लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली. जो आपस में टकरा रहे हैं. और क्यों टकरा रहे हैं वो तो पता ही है. इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन हो. आगे बात समझ में? इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या हो सकती है? यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा बच्चों? दिमाग लगाओ. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है. हाँ या ना? एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं. देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए. रिएक्शन व्हिच कैन बी विद ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज इन्वॉल्व. इसकी कंप्लीट डेफिनेशन खुद से बना के लिख लोगे या वो भी मैं लिखूं?
यानी ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है, वो रिएक्शन कहलाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। कोई दिक्कत? इसका एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। इसका एग्जांपल एक लिख देते हैं एनसीईआरटी से। NH4 NO2 से डिकम्पोज होकर बना N2 प्लस 2H2O। चेक करना है इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं। अरे एक ही तो है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर। कोई दिक्कत? बच्चों मॉलिक्यूलरिटी बाइमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इसके नाम से ये बात साफ समझ में आ रही है कि पक्का इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कितने होते होंगे? 2। यानी कि 2 reacting species are involved in a reaction. Such reactions are called bimolecular reaction. मतलब 2 reacting species are involved या फिर collide. इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं। 2HI becomes H2 plus I2। चेक करो ना बच्चों, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2। तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हो गए यहाँ पे? 2। ये आपस में कोलाइड करेंगे तो बाइमॉलिक्यूलर हो गया। इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी ट्राई मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है पक्का इसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व होंगे? 3, यानी 3 रिएक्टिंग स्पीशीज are colliding simultaneously। इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं। 2NO plus O2 becomes 2NO2। बच्चों चेक करो इसमें कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है? 2 मोल इसके हो गए, 1 मोल इसका हो गया, टोटल कितने हो गए? 3। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 3। बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली। यहाँ पे जिस कोलिजन की बात हो रही है ना, वो साइमल्टेनियस कोलिजन है। यहाँ पर जिस कोलिजन की बात हो रही है वो साइमल्टेनियस है। तो क्या 2 एटम आपस में साइमल्टेनियसली एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टकरा सकते हैं? सुन के अजीब लग रहा है ना? जब 2 एटम आपस में टकराएंगे तो वो सेम ही इंस्टेंट पे टकराएंगे दोनों। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। बच्चों ट्राई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? 3 मॉलिक्यूल्स आपस में, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक सामने से आ रहा है, और जब वो टकरा रहे हैं तो साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है पहले ये दोनों टकराए फिर थर्ड वाला आगे टकराया, नहीं। जब तीनों के बीच में कांटेक्ट हुआ तो वो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हुआ। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं तो बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? आप ऐसे समझ लो, आप एक बॉल है ना आसमान में फेंक रहे हो, और आपके 2 फ्रेंड्स और हैं, वो भी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, और आप इसलिए बॉल को फेंक रहे हो ताकि तीनों बॉल आपस में टकरा जाए। क्या ये जरूरी है तीनों बॉल साइमल्टेनियसली सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टकरा जाए? बहुत कम चांस है, पर हाँ हो सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर चांसेस बहुत ही कम है। मेरी बात समझ में आ गई? बच्चों 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, सोच के देखो। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूलरिटी 4 हो जाए। 4 मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? कि 4 रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में साइमल्टेनियसली सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टकरा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। इसके चांस तो बिल्कुल ही 99.9% नो है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। बात समझ में आ गई? आप ऐसा मत सोचना कि बस मैं क्या करूंगा, गिन लूंगा 2 और एक 3, या और गिन लिए जितने भी है रिएक्टिंग स्पीशीज, और आपने बोल दिया मॉलिक्यूलरिटी 5 है 6 है। याद रखना मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि साइमल्टेनियसली तीनों मॉलिक्यूल एक साथ सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टकराए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है।
ये बात लिख दूं या समझ गए? पक्का? चले आगे। मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं और उसके बाद मैं जिससे पूछूंगा वही उसका मुझे बताएगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ठीक है? तो रिएक्शन है KClO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 gives KCl प्लस 3 Fe2SO4 whole thrice प्लस 3 H2O। कोई मुझे बताएगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? अगर हम यही वाला रूल फॉलो करें कि भाई चलो खाली काउंट कर लेते हैं कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, तो देखो 1 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया मॉलिक्यूलरिटी? 10 हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 10 नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं है, ठीक है? तो ये बात याद रखना, ऐसे काउंट नहीं करते। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी वो इसके ऑर्डर से, इसके मैकेनिज्म से पता चलेगी। हम ऐसे गिन के काउंट करके नहीं बोल सकते क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। बताओ तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर ये बात नोट डाल के लिख लेना, मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मोर देन 3 reacting species cannot collide simultaneously। समझ में आ गया? चले आगे। अब हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? यानी डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। बताओ बच्चों, नंबर 1 मॉलिक्यूलरिटी मैंने अभी क्या बताया बच्चों? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो कुछ भी हो, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, in an elementary reaction is called molecularity of a reaction। कोई दिक्कत? बच्चों ऑर्डर क्या होता है जल्दी बता दो। रेट लॉ में से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो भी पावर्स होती हैं उन सब का सम करने पर क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration of reactants in a rate law equation। बोलो हाँ, समझ में आ गया बच्चों? नंबर 2 मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन में काम करता है? एलिमेंट्री रिएक्शन में। यानी इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। लेकिन बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा दिमाग लगाओ और बताओ ऑर्डर किसका होता है? ऑर्डर सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का ही होता है क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर नहीं होता? होता है ना। अगर नहीं पता तो आप ऐसे समझ लो, स्कूल में तुम्हारे ऑर्गेनिक हो चुका है ऑलमोस्ट, वहां पर SN1 SN2 पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। वो वाले रिएक्शंस तो कितने कॉम्प्लेक्स हैं,
उनका भी ऑर्डर होता है ना। इसका मतलब आप ये दिमाग में फिट कर लो, ऑर्डर इज एप्लीकेबल इन बोथ एलिमेंटरी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, आप काउंट करके बता दोगे। मतलब ये क्या है? इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये एक ऐसा डाटा है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि पावर्स जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो हम किसी भी रिएक्शन में से उसका ऑर्डर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ रिएक्शन को देख के ऑर्डर बता दोगे? रिएक्शन को देखकर आप रिएक्टेंट्स की पावर लगा दोगे कुछ भी? ऐसे तो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज या इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा, यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा पर यह बात निर्भर करती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। नंबर 4 बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 और 3। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में तो 0 आता है ना। लेकिन बच्चों अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर फाइंड किया था, हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे ना। ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी इट कैन बी अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0। अगर मॉलिक्यूलरिटी 0 होगी तो इसका मतलब कोई रिएक्टिंग स्पीशीज है ही नहीं। एक तो आप पहले से एलिमेंट्री रिएक्शन ले लो जो कि बहुत सिंपल है, और उसमें भी मॉलिक्यूलरिटी अगर 0 हो गई तो इसका मतलब क्या रिएक्टिंग स्पीशीज कोई है ही नहीं। क्या ये संभव है? समझ में आ गया? मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। जबकि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 0। किसी ऑर्डर का रिएक्शन 0 हो सकता है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। जरा याद करो बच्चों, माइनस dr/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट पावर 0। ऐसा हो चुका है या नहीं? या मान लो रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है, उनकी पावर्स का सम 0 आ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद एक डिफरेंस और है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, ध्यान से देखो। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन फॉर एलिमेंट्री स्टेप। बच्चों मॉलिक्यूलरिटी अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की फाइंड करनी है, तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था ना लंबा सा KClO3 वाला, उसमें मॉलिक्यूलरिटी आपने क्या बोला था? 10, पर 10 तो होता नहीं है। तो हम करते ये हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर पहले उसके मैकेनिज्म के एलिमेंट्री स्टेप लिख लेते हैं सारे, और किसी भी एलिमेंट्री स्टेप, किसी भी नहीं, कोई जो स्पेसिफिक होता है उसका उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी किससे पता चलेगी? उसके अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप आ रहे हैं ना उनसे। और उनमें से भी कौन सा वाला स्टेप लिया जाएगा बच्चों? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। याद रखना ये बात बच्चों, स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? ये इससे अलग है। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रट लो। जो रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। भाई रेट का मतलब क्या होता है?
स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, तो किसी रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? जो रिएक्शन जो स्टेप फास्ट हो रहे हैं उन पे या जो स्लो हो रहा है उन पे? स्लो वाले पे रेट डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप ऐसे समझ लो क्रिकेट की टीम में सब अच्छा खेल रहे हैं, पर एक बंदा है वो बहुत धीरे खेल रहा है, वो कैच नहीं पकड़ता, बॉल अच्छी नहीं डालता, बैटिंग अच्छी नहीं करता, फील्डिंग अच्छी नहीं करता, तो टीम का जीतना या हारना किस पर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट वाले पे। समझ में आया? क्योंकि बाकी लोग तो सब अपना काम कर ही रहे हैं अच्छे से, एक बंदा बदमाशी कर रहा है। समझ में आ गया? या रिले रेस देखी आपने? रिले रेस जिसमें वो एक चक्कर लगा के भाग के आते हैं, फिर वो स्टिक पकड़ाते हैं रिले, फिर दूसरा बंदा भागता है, देखा है? मान लो रिले रेस हो रही है, सब अच्छे से भाग रहे हैं, एक बंदा है जो धीरे भाग रहा है, तो विनिंग या लूज किस पर डिपेंड कर रही है? स्लो वाले बंदे पे या तेज वाले बंदे पे? समझ में आ गया? ऐसे ही मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें सारे जो उसके स्टेप है मैकेनिज्म की वो अच्छे से हो रहे हैं, तेज तेज, जल्दी जल्दी। एक स्टेप ऐसा है जो बहुत स्लो हो रहा है, तो उस स्लो वाले स्टेप की वजह से पूरा रिएक्शन स्लो हो गया। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो कौन सा स्टेप है जिससे पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो स्टेप से। समझ में आ गया? पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा पढ़ो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालोगे? आप उसके मैकेनिज्म के अंदर सबसे स्लोएस्ट स्टेप ढूंढोगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी आप बताओगे। समझ में आ गया? इसके अलावा एक बात और याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, उस स्लोएस्ट स्टेप की जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ये बात याद रखना, समझ गए? फिर से सुनो, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेप्स लिखे, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी वही ऑर्डर होगा उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। समझ में आ गया? और इधर आ जाओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। ये भी वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कहां से निकलता है? उसके अंदर स्लोएस्ट स्टेप से, और स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। मतलब ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट सेम ही है। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन लिख लेना भैया स्लोएस्ट स्टेप की। The slowest step in the mechanism of a complex reaction is called the rate determining step। कोई दिक्कत? तो बच्चों इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम अभी यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।